जो मकान, दुकान, घर आपका है, क्या उस पर सरकार का भी उतना ही हक है? क्या आपकी निजी संपत्ति को सरकार कभी भी अधिग्रहित कर सकती है? क्या अगर सरकार को ज़रूरत पड़ती है तो ऐसा कोई कानून है जिसके मुताबिक वो कभी भी किसी के भी घर को, दुकान को या मिल्कियत की किसी भी निजी संपत्ति को अपने अधिकार क्षेत्र में ले सकती है? जी हाँ, आमतौर पर तो हमारा यही मानना है। ऐसा होता भी आया है और उन उदाहरणों को देखकर आम जन में यही एक धारणा है कि सरकार किसी भी संपत्ति का कभी भी अधिग्रहण कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, एक कानून था जिसकी वजह से ऐसा होता आया कई सारे मामलों में, सभी मामलों में नहीं, क्योंकि कानून के दायरे भी अलग अलग हैं। लेकिन हाल ही में देश की सबसे बड़ी अदालत ने यानी सर्वोच्च न्यायालय ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है और उस फैसले की वजह से ये सारा मामला फिर चर्चा में आ गया है। नमस्कार, बात को समझो में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज सर्वोच्च न्यायालय के उसी फैसले की बात करेंगे जिसमें किसी भी व्यक्ति की निजी संपत्ति उसका किस तरीके से अधिकार में है और क्या सरकार उसका अधिग्रहण कभी भी कर सकती है, इसको लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला आया है। घटनाओं की इतनी सारी चर्चाओं के बीच ये फैसला महत्वपूर्ण होकर भी उतना ज़्यादा चर्चित नहीं हो पाया, इसलिए बात को समझो में इस फैसले को समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल अब सामुदायिक संसाधन बताकर हर निजी संपत्ति का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता। जी हाँ, नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने 41 साल पुराने अपने ही एक फैसले को उलट दिया है जिसमें कहा गया था कि सभी निजी स्वामित्व वाले संसाधनों को राज्य सरकारें अधिग्रहित कर सकती हैं। हाल ही में 9 जजों की संविधान पीठ ने 7-2 के बहुमत से फैसला दिया। जी हाँ, 9 जज अपने आप में एक बहुत मायने रखता है। इतनी बड़ी बेंच बहुत सारे मामलों में नहीं बैठती है और इसीलिए ये ऐतिहासिक है। और उसमें भी 7-2 का मतलब ये है कि 7 जज उस बेंच के ऐसे थे जो इस फैसले के पक्ष में थे, लेकिन 2 जज थोड़ी अलग राय रखते थे। लेकिन चूंकि बहुमत इसी फैसले को लेकर था, इसलिए फैसला हुआ। ये फैसला क्या हुआ? फैसला यह है कि अब निजी संपत्ति के अधिग्रहण से पहले उस संपत्ति की स्थिति, उसके सार्वजनिक हित और उसकी ज़रूरत और कमी जैसे सवालों पर भी विचार करना होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि सरकार चाहेगी और आपकी संपत्ति अधिग्रहित कर लेगी। और इसीलिए इस फैसले के महत्व को देखते हुए यह समझना जरूरी है कि इस फैसले का असर क्या होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला क्यों दिया? कोर्ट ने फैसले को लेकर क्या कहा? यह फैसला इसी समय क्यों आया है? तो बात को समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल अभी जो ताज़ा फैसला आया है, इसको समझने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि 41 साल पुराना फैसला क्या था जिसे अभी उसी अदालत ने, देश की सबसे बड़ी अदालत ने पलट दिया। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़, जो कि अब सेवानिवृत्त हो गए हैं, उनकी अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने फैसले के जरिए जस्टिस V कृष्ण अय्यर के पूर्व में दिए गए फैसले को पलट दिया है, जिसमें जस्टिस अय्यर ने कहा था कि राज्य को संविधान के अनुच्छेद 39B के तहत जनहित में बंटवारा करने के लिए निजी स्वामित्व वाली सभी संपत्तियों के अधिग्रहण का अधिकार है। संविधान पीठ ने बहुमत से माना। जस्टिस अय्यर का यह फैसला विशेष आर्थिक और समाजवादी सोच से प्रेरित था। जी हाँ, विशेष आर्थिक और समाजवादी सोच से प्रेरित था, जबकि संविधान हठधर्मिता को खारिज करता है और आर्थिक लोकतंत्र की अनुमति देता है। बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां इस फैसले की ये हैं। इसमें वैचारिक स्तर पर भी एक द्वंद्व, एक विचारधारा का उल्लेख है समाजवाद का, जो ये मानती है कि सब संपत्ति सरकार की ही होती है और आर्थिक स्वतंत्रता व्यक्ति की नहीं होती है, समाज की होती है या राष्ट्र की होती है या समुदाय की होती है। और उस सोच से प्रेरित जस्टिस अय्यर का फैसला था और इसीलिए उसको उलट दिया गया। तो ये पुराना मामला था। तो जस्टिस अय्यर के फैसले के बारे में हमने जाना और समझा। अब हम ये समझ लेते हैं कि अभी जो ताज़ा फैसला आया है इसमें क्या कहा गया है। ताज़ा फैसलों को सुनाने वाले जजों ने बहुमत जस्टिस अय्यर के इस दर्शन से सहमत नहीं हो पाया। बहुमत से इस दर्शन को, जस्टिस अय्यर के पुराने दर्शन को खारिज किया कि निजी व्यक्तियों की संपत्ति सहित हर संपत्ति को सामुदायिक संसाधन कहा जा सकता है। यानी कि जो भी व्यक्ति व्यक्ति की निजी संपत्ति है उसको सामुदायिक संपत्ति मान लेना, राष्ट्र का संसाधन या समाज का संसाधन मान लेना गलत है। कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति के स्वामित्व वाले हर संसाधन को सिर्फ इसलिए समुदाय का भौतिक संसाधन नहीं माना जा सकता क्योंकि वह भौतिक ज़रूरतों की योग्यता को पूरा करता है। कोर्ट ने माना कि जस्टिस अय्यर का निर्णय विशेष आर्थिक विचारधारा पर आधारित था, जबकि इस कोर्ट की भूमिका आर्थिक नीति निर्धारित करने की नहीं है। मतलब
एक विचारधारा से प्रेरित होकर आर्थिक स्वतंत्रता और समाजवाद की मन में विचारधारा लेकर जस्टिस अय्यर ने फैसला दिया था और इसलिए इसको बदल देना, इसको गलत साबित करना इसी कोर्ट की भूमिका है। बहुत बड़ी बात है, कोर्ट अपने ही फैसले को पलट रही है। लोग सरकार के लिए मतदान करते हैं, ये ऐसा इस फैसले में कहा गया है। जो 9 जजों की खंडपीठ ने ताज़ा फैसला दिया उसमें कहा गया है कि लोग सरकार के लिए मतदान करते हैं जो विभिन्न आर्थिक नीतियां तय करती है। यदि सभी निजी संसाधनों को समुदाय का भौतिक संसाधन मान लिया जाए तो ये संविधान के मूल सिद्धांतों को कमज़ोर करेगा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सरकारें किसी भी निजी संपत्ति को अधिग्रहित कर ही नहीं पाएगी? ऐसा भी नहीं है, मतलब ये नहीं है कि इस फैसले के बाद सरकार किसी निजी संपत्ति को अधिग्रहित कर ही नहीं सकती। दरअसल राज्य सरकारें उन संसाधनों पर दावा कर सकती हैं जिन्हें समुदाय सार्वजनिक भलाई के लिए रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अपने फैसले में कहा कि समुदाय के भौतिक संसाधन की श्रेणी के लिए संपत्ति की प्रकृति, चरित्र व प्रभाव ऐसे होने चाहिए जिससे समाज कल्याण सुनिश्चित होता हो। वन, तालाब, संवेदनशील क्षेत्र, आर्द्र भूमि व प्राकृतिक संसाधन युक्त भूमि पर निजी स्वामित्व हो सकता है। स्पेक्ट्रम, वायु तरंगे, प्राकृतिक गैस, खदानें व खनिज जैसे संसाधन जो दुर्लभ व सीमित हैं वो भी निजी नियंत्रण में हो सकते हैं, मगर ये समुदाय के भौतिक संसाधन के दायरे में भी आते हैं, इसलिए इनका अधिग्रहण संभव है। मतलब ये सारी प्राकृतिक चीज़ें जिनका जिक्र हम कर रहे थे, तालाब है, वन है, स्पेक्ट्रम, ये हो सकता है कि निजी स्वामित्व में भी हों, लेकिन चूंकि व्यापक रूप में समुदाय के हित में इनका प्रयोग ज़रूरी होता है, ऐसे में अधिग्रहण होगा। हालांकि इस परिभाषा को लेकर आगे जाकर विवाद हो सकता है, किससे समुदाय का हित हो रहा है, किससे नहीं हो रहा है, इसमें भी विवाद बन सकता है और इस विवाद को लेकर शायद मामले फिर से कोर्ट में जाएं। लेकिन फिलहाल ये फैसला यही कहता है कि जो सामुदायिक हित को परिभाषित करने वाली चीज़ें हैं या ऐसी संपत्ति जो निजी स्वामित्व में है, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी तो है, लेकिन उस पर्सनल प्रॉपर्टी से बड़े तौर पर, मोटे तौर पर समुदाय का या समाज का ज़्यादा लाभ होता है, तो ऐसे में अधिग्रहण हो सकता है। इसका मतलब ये है कि अभी भी ऐसा नहीं होगा कि सरकार चाहेगी तो अधिग्रहित नहीं कर लेगी, लेकिन उसकी एक व्याख्या कर दी गई है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को परिभाषित कर दिया गया है, डिफाइन कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल संविधान के अनुच्छेद 39B की व्याख्या क्यों की, ये जान लेना भी बहुत ज़रूरी है और इसीलिए बात को समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल यह मामला महाराष्ट्र के उस कानून से उत्पन्न हुआ है जो कुछ निजी संपत्तियों का अधिग्रहण करने की अनुमति देता है। निजी संपत्तियों का अधिग्रहण उस संपत्ति भवन के बेहतर संरक्षण या पुनर्निर्माण, मरम्मत आदि के लिए हो सकता है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने 1986 के म्हाडा यानी महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट एक्ट 1976 के कानून में बदलाव किए। 60 साल पुरानी 15,000 से ज़्यादा इमारतों के कई मालिकों ने सरकार के इस फैसले को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। मतलब 39B के तहत इस म्हाडा वाले कानून को लागू किया गया था और उसी के को लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया, जिस पर अब ये फैसला आया है। इस मामले में याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि किसी समुदाय के भौतिक संसाधनों में निजी संसाधन शामिल नहीं है और अनुच्छेद 39B केवल सार्वजनिक संसाधनों या राष्ट्रीय संसाधनों की बात करता है, क्योंकि केवल इन संसाधनों को राज्य द्वारा सबसे बड़े सामान्य हित को पूरा करने के लिए पुनर्वितरित किया जा सकता है। इस पर केंद्र सरकार और म्हाडा ने अनुच्छेद 39B की ऐसी प्रतिबंधात्मक व्याख्या के खिलाफ तर्क दिया। दोनों का कहना था यदि निजी तौर पर स्वामित्व वाली संपत्तियों को अनुच्छेद 39B के दायरे से बाहर रखा जाता है तो सार्वजनिक भलाई पराजित होगी। मतलब सरकारें चाहती थी कि सुप्रीम कोर्ट उसी फैसले को कायम रखे जो पहले जस्टिस अय्यर ने 41 साल पहले दिया था। हालांकि वर्तमान खंडपीठ ने ऐसा नहीं किया, पर सरकारों का, राज्य सरकारों का और केंद्र से जो भी दलील दी गई कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में, उसमें कहा गया कि इससे सार्वजनिक भलाई पराजित होगी। हालांकि ये भी जान लेना ज़रूरी है कि ये जो जस्टिस अय्यर का अल्पमत वाला फैसला था वो क्यों प्रभावशाली था और क्यों लागू हुआ था। दरअसल वो फैसला अस्तित्व में इसलिए आया था कि 1977 में कर्नाटक सरकार बनाम रंगनाथ रेड्डी मामले में 7 सदस्यीय संविधान पीठ ने 4-3 के बहुमत से कहा था कि अनुच्छेद 39B के तहत निजी संपत्तियां समुदाय के भौतिक संसाधन के दायरे में नहीं आती। हालांकि जस्टिस कृष्ण अय्यर ने इसके उलट अल्पमत का फैसला सुना दिया। बाद के दिनों में जस्टिस अय्यर का यह अल्पमत वाला फैसला ही प्रभावशाली हो गया, क्योंकि 1983 में संजीव कोक मैन्युफैक्चरिंग बनाम भारत कोकिंग कोल के फैसले में समान संख्या वाली संविधान पीठ ने इस फैसले को ही मान्यता दी। मतलब बड़ा दिलचस्प मामला है। आप समझिए
कि उस वक्त भी 7 जजों की खंडपीठ बैठी थी जस्टिस अय्यर वाले मामले में, उसमें 4 और 3 का बहुमत इस पक्ष में था कि सभी संपत्तियां जो हैं वो सार्वजनिक नहीं हो सकती, व्यक्ति की निजता को, उसके स्वामित्व वाली संपत्तियों का ये हनन है, उसमें दखल है सरकार का और ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बावजूद जस्टिस अय्यर उन्होंने अल्पमत वाले फैसले को आगे रखा और अल्पमत का फैसला ही प्रभावशाली इसलिए हो गया क्योंकि आगे जाकर एक मामले में जो समान मत थे, यानी 6 जजों की अगर खंडपीठ है तो 3-3 वोट अगर पड़ गए हैं तो उन्होंने अल्पमत को प्रभावी माना और अल्पमत को आगे कर दिया। ये बड़ा ही दिलचस्प मामला है कि अल्पमत का एक फैसला इतने सालों तक, 4 दशक से भी अधिक समय तक लागू रहा और अब जाकर उसको पलट दिया गया। ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि 7 जजों की खंडपीठ ने जो फैसला दिया उसमें 3 जजों का अल्पमत वाला फैसला जो इतने समय तक लागू रहा, उसको पलटने वाली ये 9 जजों की बेंच कौन सी थी, संविधान पीठ जो बनी थी उसमें कौन कौन शामिल था। दरअसल यह फैसला 9 जजों की जो बेंच ने सुनाया वो अपने आप में ऐतिहासिक है। देश में 9 जजों की बेंच बहुत ही कम देखने को मिलती है। आज तक महज 17 मामलों में, कुल इतने सारे जो हजारों लाखों की संख्या में कोर्ट में मामले आते हैं, केवल 17 मामलों में ही 9 जजों की बेंच बैठी है। फैसला सुनाने वाले 9 जजों की संविधान पीठ में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ शामिल थे जो अब सेवानिवृत्त हो गए हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने जस्टिस ऋषिकेश रॉय, जस्टिस JB पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस राजेश बिंदल, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह के लिए बहुमत का फैसला लिखा। वहीं पीठ में शामिल जस्टिस BV नागरला ने बहुमत वाले फैसले से आंशिक रूप से असहमति जताई, जबकि जस्टिस सुधांशु धूलिया फैसले से पूरी तरह असहमत रहे। मतलब 2 जज ऐसे थे जिनमें से एक तो आंशिक रूप से असहमत थे, लेकिन एक जज सुधांशु धूलिया फैसले से पूरी तरह से असहमत रहे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का असर महाराष्ट्र के साथ ही दूसरे राज्यों के कानूनों पर भी पड़ेगा। इससे यह भी तय होगा कि सरकारें कब और किस हद तक निजी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती हैं। तो इस तरह के कानून बहुत दूरगामी प्रभाव वाले होते हैं। देश में संपत्तियों के संचालन और निर्धारण पर इस जो कानून है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं उसका प्रभाव निश्चित तौर पर पड़ेगा। इसी तरह की पेचीदा बातों को समझने और समझाने की कोशिश हम करते हैं बात को समझो में। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।